हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। आज हम लोग टेस्ट नंबर फर्स्ट जो कि फुल लेंथ पर आधारित है, फुल लेंथ का पहला टेस्ट है ये, और उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला गया है कि रेब्रिविएशन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड दो फैक्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब साउंड का जो सोर्स है वो बंद हो जाए, उसके बाद भी कुछ देर तक ध्वनि का, साउंड का सुनाई देना, ये क्या कहलाता है? गुंज कहलाता है। तो इसमें जो दो फैक्ट्स दिए गए हैं वो दोनों फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे का वो सही से वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, कम वोल्टेज पर चलने वाली विद्युत मोटरें जलने लगती है, क्योंकि यहां पर देखिए कि इक्वेशन बनेगा V = IR। इस इक्वेशन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु रिएक्टर में आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रक्रिया, ठीक है, इसको हम सेल्फ सस्टेन्ड चैन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विखंडन प्रक्रिया होता है परमाणु रिएक्टर में, और जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स हमारा निकलेगा। और इसको क्या किया जाता है, चूंकि ये कंट्रोल्ड है इसीलिए इसको ग्रेफाइट के द्वारा धीमा भी कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि जो दूसरा वाला फैक्ट है हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में समाचार में आया लाइफाई। लाइफाई क्या होता है? देखिए, लाइट फाइडेलिटी इसको हम बोलते हैं। जैसे अभी क्या है कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, मॉडेम की जरूरत पड़ती है, राउटर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो यूज किया जाता है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं इसमें। लेकिन आप यदि लाइफाई का यूज करेंगे, लाइट फाइडेलिटी, तो उसमें क्या होगा, एक एलईडी टाइप का बल्ब होगा, और जहां तक उसकी रोशनी जाएगी वहां तक क्या होगा, ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो इसी को लाइफाई बोला गया है। इसमें क्या है, इसके पॉजिटिव फैक्ट्स क्या है कि इसमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसमें एक ये जो है लाइट वेव्स इसमें यूज होंगे, ठीक है, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफी नुकसान अच्छा है, मतलब नुकसानदायक नहीं है। जिस तरीके से वर्तमान में हमारा वाईफाई से जो निकल रही है वो नुकसानदायक होती है, जबकि तो यही लाइफाई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसको कौन प्रेजेंट किया था। तो जर्मनी के एक थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे हेराल्ड हॉस, उन्हीं के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। 2011 से ये मेनली प्रचलन में है। तो इसमें देखिए, इससे रिलेटेड दो फैक्ट्स हैं हमारा, और इसमें जो दोनों फैक्ट्स है वो सही है। नेक्स्ट हमारा, कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये तो नियंत्रित होता है ऑफ वाव से, ठीक है, लेकिन इसमें जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है वो क्या बताता है कि किसी भी परमाणु का, मान लीजिए कोई कार जा रहा है, तो आप उसका स्पीड भी और उसका लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, बट जो हमारा परमाणु है उस सेंस में ये नहीं हो पाता है। यदि उसका स्पीड करेंगे तो उसका लोकेशन नहीं पता चलेगा, यदि लोकेशन करेंगे तो स्पीड नहीं पता चलेगा। इसी को अनसर्टिनिटी बोला गया है, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स बोला गया है हाइजेनबर्ग का। फिर है हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए ये उपकक्ष है, छोटे छोटे कक्ष हैं, तो इसमें क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से सब में फिल होगा, उसके बाद ये जो है अपना फिर बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा, यही है। नेक्स्ट है हमारा पाउली का बहिष्करण सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी परमाणु का जो चारों जो उसका क्वांटम संख्याएं हैं, चारों जो उसका क्वांटम से संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो कभी बराबर नहीं होगा। यही चीज इसको बोला गया है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी को बोलता है। नेक्स्ट हमारा, प्रासरण की प्रक्रिया के दौरान विलायक सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है, जबकि इसमें क्या होगा कि निम्न से उच्च सांद्र की ओर जाता है, निम्न से उच्च, निम्न से उच्च सांद्र। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, तनु घोल पर बाहरी दबाव लगाया जाता है, तनु नहीं सांद्र घोल पर, सांद्र घोल। तो यहां देखिए दोनों फैक्ट्स गलत है, इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो यहां देखिए ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस बोला जाता है? अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस हम किसको बोलते हैं? जेनॉन को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करने के लिए एसिड को पानी में मिलाया जाता है, ना कि पानी को एसिड में। ठीक है, और इसका कारण बताया गया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। बिल्कुल, ये जो दोनों फैक्ट्स है वो सही है और एक दूसरे का वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक एसिड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट गंदे कपड़ों से तेल और गंदगी को आसानी से हटा देता है। क्या करता है ये इस स्थिति में? पृष्ठ तनाव को घटा देता है। ठीक है, घटा देता है, और जो वाटर है वो क्या होता है कि एकदम सभी जगह पहुंच करके गंदगी को वो खींचता है। तो यही चीजें हैं। तो इसमें पहला जो फैक्ट है वो सही है, लेकिन इसका दूसरा जो फैक्ट है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक ऊल बोला गया? दार्शनिक ऊन कहा गया है, तो वो जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है दार्शनिक ऊन। ये जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या होता है? जिंक ऑक्साइड तो एक तरह से ये पानी में अघुलनशील होता है, और इसका यूज एक तरह से ये पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, इसको जब आप जलाइएगा तो ये क्या होगा कि ऊन की तरह जो है फैल जाएगा। ठीक है, इसी को दार्शनिक ऊन बोला गया है जब आप इसको जलाते हैं तो। नेक्स्ट है शुष्क सेल में किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। इसमें बोला गया है कि चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज किया जाएगा? तो वो किया जाएगा निकेल का और कैडमियम का, निकेल और कैडमियम। नेक्स्ट है क्रमादेशित कोशिका मृत्यु, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एपोटोसिस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेढक है। मेढक पहले क्या होता है? टेडपॉल होता है, और मेढक बनने की प्रक्रिया में उसका शरीर में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं। सेल जो है, बहुत जगह सेल क्या होता है कि प्रोग्राम्ड वे में जो है सेल को डेथ होता है, तो इसी को हम कह सकते हैं एपोटोसिस। इसका एक उदाहरण टेडपॉल से फिर है एजिंग। एजिंग क्या होता है कि सेल मान लीजिए टाइमिंग के साथ क्या होता है, इसका वर्क एफिशिएंसी घटती है, इसी को हम एजिंग बोलते हैं। फिर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि यदि नेक्रोसिस में क्या होगा कि जैसे चोट लग गया कहीं, तो क्या होगा कि वहां की सेल डेथ हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे नेक्रोसिस। फिर है डी जेनरेशन। इसमें भी क्या होगा कि पतन हो जाएगा। ठीक है, सेल वहां से गायब होने लगेंगे, तो इसी को हम डीजेनरेशन बोलेंगे। फिर है जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बारबरा मैक्लिंटॉक। इसमें क्या बताया था कि जीन क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम तक ट्रांसफर होता है, और उस क्रोमोसोम का व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। जैसे मक्का में इसको सबसे पहले बार देखा गया था, फिर हम देखे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भी इसको रिसर्च के दौरान पाया गया था। और बारबरा मैक्लिंटॉक को जो है इस खोज के लिए 1983 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो बायो में जो है इस खोज को जो है काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानव में संतान के लिंग का निर्धारण करने में मादाएं प्रमुख भूमिका निभाती है? नहीं, यहां हो जाएगा पुरुष प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। नेक्स्ट है महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो यहां पर पहला जो है वो गलत होगा, लेकिन दूसरा सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अल्फा किरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें मौजूद होता है? तो अल्फा किरोटीन किसमें पाया जाता है? तो अल्फा किरोटीन पाया जाएगा स्तनधारी में पाया जाएगा। स्तनधारी के त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा, बाल, नाखून, सिंग, ये सब में पाया जाएगा। और बीटा कैरोटीन एक होता है, तो बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाएगा? बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाएगा? सरीसृप में पाया जाएगा। सरीसृप में और पक्षी में, इनमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में वसा पाचन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा है कि लीवर दो महत्वपूर्ण वसा पचाने वाले एंजाइम्स का उत्पादन करता है। बिल्कुल नहीं, ये एंजाइम्स का उत्पादन नहीं करता है वसा पचाने वाले। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, HCl, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। HCl की उपस्थिति के जवाब में ग्रहणी से सेक्रेटिन का उत्पादन होता है। बिल्कुल। दूसरा, फैटी एसिड की उपस्थिति के जवाब में छोटी आंत में एंट्रोगैस्ट्रॉन उत्पादन होता है। फैटी एसिड को बैलेंस करने के लिए इसका उत्पादन होता है। तो यहां दोनों फैक्ट्स राइट हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोबायोटिक भोजन के बारे में। तो प्रोबायोटिक भोजन क्या होता है, वैसे भोजन जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे दही। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है कि वो शरीर के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे बॉडी को जो है बैड बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए काफी इसको फायदेमंद माना गया है। तो इसका जो दोनों फैक्ट है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पार्सेक किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, किसी का वजन क्या है, तो हो जाएगा किसी का वजन कहाँ ज्यादा होगा, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके लिए हम एक फॉर्मूला देख सकते हैं। अब देखिए वेट क्या है, वेट भी एक तरह से फोर्स ही है। और यहाँ जो वेट जो है वो फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो हमारे अर्थ के सेंटर के द्वारा लगाया जा रहा है। जितना फोर्स के साथ वो सेंटर किसी वस्तु को खींचती है, वही उस वस्तु का वेट हो जाता है। और यहाँ आप देखिए कहीं ना कहीं रेडियस से क्या हो रहा है, रेडियस से जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेडियस यदि ज्यादा होगा तो वहां पर फोर्स कम लगेगा, इट मीन्स वहां वेट कम होगा। तो यहाँ इस व्यू से हम देखें तो ध्रुव पर हमारा अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में पेंडुलम घड़ियां आमतौर पर समय क्यों खो देती है। समय खोने का क्या मतलब है कि वो स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होगा कि उसकी जो सुई है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। यहां पर एक फॉर्मूला हम देख सकते हैं, T = 2π√L/G। अब टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और यहां पर लेंथ चूंकि बढ़ चुका है तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का क्या मतलब है कि टाइम ज्यादा लगेगा, इट मींस वो सुस्त हो जाएगी। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन की समयावधि बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक चिपचिपाहट किसमें होता है। विस्कोसिटी के बारे में ये पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा इन चारों में हम देखते हैं तो शहद में होगा। नेक्स्ट है, मछलियां जमी हुई झील में जीवित रह सकती है क्योंकि तली के पास वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। नेक्स्ट देखिए, मैचिंग करना है इसमें। उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर कौन पाया जा रहा है, तो एल्युमिनियम। सबसे लचीली और धमाके से बढ़ने में सक्षम धातु, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आघात वर्धनीय, मतलब यदि हम उसको हैमरिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, वो फैलेगा। तो वो ये गुण जो है किसमें पाया जाएगा, सोना में। तन्यता का भी गुण होता है। 1 ग्राम सोना को हम 1 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, उसका धागा बना सकते हैं 1 किलोमीटर लंबा। न्यूनतम ताप संचालन किसमें होगा, तो सीसा में होगा। 4312 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है, तो वो हम करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। अब देखिए यहां पर 3 और वर्ड यूज किया गया है, डीलिक्विसेंस और इफ्लोरिसेंस। तो जैसे इफ्लोरिसेंस है तो इसमें क्या होगा, जैसे नीला थोथा जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। अब ये यदि अपने वाटर को लूज कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या होगा, इफ्लोरिसेंस। नेक्स्ट आप देखिए कि
डिलिक्विसेंस, इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा यदि उसमें वाटर ऐड हो रहा है किसी साल्ट में, तो हम इसको डिलिक्विसेंस बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक सेपरेशन, इसका यूज मेनली किसमें होता है? धातुओं के निष्कर्षण में। जैसे किसी का अयस्क है तो उससे हम धातु को प्राप्त करने में इसका यूज मेनली हम करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो हो जाएगा माइकोराइजा। लेकिन अनाबिना, एजोटोबैक्टर और नॉस्टेक हैं। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है हमारा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है इन चारों में से? तो ये हो जाएगा अलसी। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री का प्रश्न है, इसमें देखिए बक्सर की लड़ाई मीर जाफर और किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है चिलिया वालों की लड़ाई, ये किसके बीच हुआ था? मराठा नहीं, इसमें सिख थे दूसरी ओर। नेक्स्ट है हमारा खुर्दा की लड़ाई, तो ये निजाम और मराठा के बीच हुआ था जिसमें मराठा विजयी हुए थे। और वाडी वासा की लड़ाई फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां जो बक्सर की आप लड़ाई देख रहे हैं वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1784। वाडी वासा की लड़ाई कब हुई थी? तो वाडी वासा की लड़ाई हमारा हुआ था 1760 में, 1849। चिलियो वाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। फिर खुर्दा की लड़ाई जो है निजाम और इसके बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1795। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन जो हमारा टाइमिंग है 1920 से 22, इसमें हम देख रहे हैं कि काशी विद्यापीठ, गुजरात और जामिया मिलिया, गांधी जी के प्रेरणा से जो है इन तीनों संस्थानों का गठन किया गया था। लेकिन BHU का गठन जो है वो कब हुआ था? 1916 में हो गया था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट हो जाएगा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है मेनली सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की सहयोग के लिए किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार, मित्र राष्ट्र। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? MN रॉय। देखिए ये क्या था? एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये रसिया से प्रेरित थे। और रूस किस दल का हिस्सा था? तो मित्र राष्ट्र का जो है गुट था, उसी का वो हिस्सा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहां दिया था? वाराणसी के BHU में। नेक्स्ट है 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? MC मजूमदार। और इसी अधिवेशन में हमारे बिहार से राजकुमार शुक्ल, ठीक है, इन्होंने जाकर के गांधी जी को निमंत्रित किया था कि चंपारण आकर के चंपारण की किसानों की दुर्दशा को देख करके एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए इसके लिए। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का उपराज्यपाल कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस से संबंध कौन नहीं था? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी हम जानते हैं कि क्या थे, वे कांग्रेसी थे। और 1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 वर्ष की सजा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संभलपुर कहां है? ओडिशा में है, ओडिशा। और यहीं पर सुरेंद्र साई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। हाल ही में संभलपुर में जो है सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है ये जो अदालत है उसकी न्यायिक शक्ति के आधार पर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए मुंसिफ के बाद दीवानी, उसके बाद प्रांतीय, फिर सरदार दीवानी न्यायालय, ठीक है, सदर दीवानी न्यायालय होगा यहां पर, सदर 1 to
4-3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विधान परिषद को ब्रिटिश भारतीय संसद की बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम से दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। नोआखाली दंगे किस वर्ष हुए थे? 1946। नोआखाली कहां पड़ेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। पश्चिम बंगाल नहीं, अभी बांग्लादेश में ये हो जाएगा। उस समय तत्कालीन बंगाल प्रांत का ये हिस्सा हुआ करता था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर जो है समाप्त हो गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था? यांडूब की संधि। ठीक है, 24 फरवरी 1826। 24 फरवरी 1826। यहां देखिए पुरंदर की संधि बोला गया है। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। जयसिंह था और उधर से कौन थे? तो शिवाजी थे। फिर दूसरा है टिटालिया की संधि, तो ये सिक्किम में हुआ था, सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिक्किम के जो राजवंश थे तत्कालीन, चोग्याल राजवंश, सिक्किम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सलवाई की संधि। तो सलवाई की संधि किसके बीच हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इसी के तहत हुई थी, कि अंत हुआ था इसी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का 1782 में। महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण की स्थिति में दफनाते थे। ऋग्वैदिक काल में जो लोग मुख्य रूप से विश्वास करते थे, ऋग्वैदिक लोग जो है मुख्य रूप से किसमें विश्वास रखते थे? तो वो बलिदान और अनुष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का नेता बनना चाहता था? तो वो देवदत्त। देखिए इसका कालक्रम सही अनुसार लगाना है। तो इसमें देखिए शहरी संस्कृति का उद्भव हम देखते हैं किसमें? हड़प्पा में भी है, तो इसको ये मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोहे का हल। तो ये कब मिल गया था? तो ये उत्तर वैदिक काल में इससे प्रमाण मिलते हैं। फिर चांदी के सिक्के मौर्य काल में प्रारंभ हो चुका था, लगभग महाजनपद काल में। फिर सोने का सिक्के मौर्योत्तर काल में ये प्रारंभ हुआ था, हिंद यूनानियों के द्वारा बड़े स्तर पर चलाया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश के चांदी के सिक्कों को क्या नाम दिया गया था? तो ये हो जाएगा टंका। पवनार आश्रम किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह पर पुस्तक कौन लिखे हैं? एसएन सेन। ये एक सरकारी पुस्तक है, 1957 में एसएन सेन के द्वारा इसको लिखा गया था। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना कौन किया था? 1862 में सीपी मुदलियार। डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम। यहां पर पूछा गया कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम, तो वो क्या था? हेक्टर या रेड ड्रैगन। हेक्टर। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तृतीय मंडल में। कौन सा युग समुदाय जोरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो चाल्कोलिथिक एज, जिसको हम ताम्रपाषाणिक कहते हैं। जैसे नवपाषाण युग के अंत में बहुत सारे धात्विक युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि एक तांबे का भी है, तांबा कांस्य युगीन। तो यही है जोरवे संस्कृति, जो कि मुख्य रूप से मालवा में केंद्रित था और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एक हिस्से में यह स्थित था। नेक्स्ट हमारा आधिकारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल की संज्ञा दी जाती है? आनंद मठ को। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित है यह पुस्तक। भारतीय मानक समय मेरिडियन किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। बेलाडीला में निम्नलिखित में से किस लौह का खनन किया जाता है? हेमेटाइट, जो कि उत्कृष्ट स्तर का लोहा होता है। विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खट्टे फलों का उत्पादन सुविकसित है? मतलब वहां
ये फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, तो ये भूमध्य सागरीय, इट मीन्स इटली वाला जो यूरोप का जो क्षेत्र है हमारा, भूमध्य सागर से ऊपर या उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करें। तो इसमें बोला गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसमें देखिए कि धौलाधर, फिर उसका जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो इसका सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4। महादेव पर्वत किसका भाग है? तो महादेव पर्वत किसका भाग हो जाएगा? सतपुड़ा का। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में लद्दाख में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है रेगुर मिट्टी के संबंध में? तो पहला देखिए, रेगुर बोला जाता है इसको, परिपक्व मिट्टी है, अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, लेकिन ये हिमालय क्षेत्र में नहीं, दक्कनी क्षेत्र में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्कनी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर चाय के बागान नहीं है? तो ये हो जाएगा गिरनार। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा गया है। ड्रिप सिंचाई का अभ्यास करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ड्रिप सिंचाई यदि होगा तो इसमें आप देखिए कि सभी का सभी खरपतवार की कमी होगा, दूसरा मिट्टी की लवणता में कमी आएगी, मृदा अपरदन में कमी। तो पहला और तीसरा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किस युग में हुआ है? अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण, तो ये हो जाएगा सेनोजोइक युग में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह युग उपग्रह रहित है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है? तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। बादल किसके परिणाम होते हैं? तो ये संघनन के परिणाम होते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र के निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं क्या होती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। जैसे गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। ये कहाँ किस क्षेत्र में है? भूमध्य सागरीय। नीले हरे शैवाल का उपयोग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा चावल, धान के उत्पादन में। रेडियम किसकी खदान से निकाला जाता है? पीच ब्लेंड, मतलब एक तरह से पीच ब्लेंड उसका कह सकते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह किस पर घूमता है? जियो स्टेशनरी जो उपग्रह है निश्चित ऊंचाई पर होगा। हिमालय पर्वतमाला में ऊंचाई के साथ वनस्पति के प्रकार निम्नलिखित कारणों से बदलते हैं। तो वो कौन से कारण हो जाएगा? तापमान में कमी, वर्षा में परिवर्तन, अनुपजाऊ मिट्टी। जैसे जैसे इसमें वेरिएशन आता है चेंजिंग आने लगती है। तो 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा संरचनात्मक उत्पत्ति। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है। फिर है दर्रों का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसमें क्रम बताना है। तो इसका हो जाएगा सही 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है नमक प्रभावित मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में मौजूद है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कौन सा क्रम सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व तक श्रेणियों का सही स्थान प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा बड़वानी पहाड़ियां, महादेव रेंज और मैकाल रेंज। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा अनाईमुडी। मानसून के गिरावट के क्या संकेत होते हैं? तो इसका संकेत हो जाएगा, सभी तीनों इसके संकेत हो जाएंगे। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहां पर देखिए तीन ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा जो है 100 गुना कह रहा है, जबकि ये 10 टाइम्स होगा। 10 टाइम्स का चेंजिंग आता है, एक अंक यदि उसमें परिवर्तन होगा तो। विश्व में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी छोर के व्यापारिक पवन बैंड में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा होती है। तो इसमें देखिए उत्तर पूर्वी नहीं होकर के, उत्तर पूर्वी हवा नहीं होकर के दक्षिण पश्चिम मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा से होती है।
और उत्तर पूर्वी से कहाँ होता है, कोरोमंडल तट पे, तो केवल एक यहाँ राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसका टाइम कब से कब है, 2002 से 2007 के बीच है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है, मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। 1929 के व्यापार ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था, तो ये प्रावधान था न्यायाधिकरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा निर्माण। राष्ट्रीय लेखांकन वर्ष में आधार वर्ष का क्या मतलब होता है, तो आधार वर्ष का मतलब होता है वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा हो। भारत में आर्थिक उदारीकरण की कब शुरुआत हुई थी, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की कब शुरुआत हुई है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त बदलाव लाए गए थे। मतलब ये कहना चाह रहे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, तो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त बदलाव लाए गए थे। केवल परमाणु क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फिर अंतरिक्ष, इन सभी क्षेत्रों को छोड़ करके मैक्सिमम क्षेत्र में लाइसेंसिंग नीति को समाप्त कर दिया गया था। पर्याप्त बदलाव का मतलब है यहाँ पर कि उसमें उदारता लाया गया था। बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात है। नेक्स्ट है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर एक नया अध्याय पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। इसमें पेश किया गया था 2011-12 में। ब्याज दर यदि किसी इकोनॉमी में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें से अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है भारत सरकार का पहल स्वयं क्या है, स्वयं जो पहल है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, इसका मेनली यही उद्देश्य है, या फिर नागरिकों को मुफ्त में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करवाना, स्वयं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उचित वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट है, अपस्फीति। मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधार प्रभाव क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का तात्पर्य क्या है, तो आरबीआई द्वारा, आरबीआई जब मार्केट में इंटरफेयर करने लगती है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट है आंतरिक ऋण का कौन सा घटक है, तो ये हो जाएगा सभी आंतरिक ऋण के घटक है। कोई देश यदि कर्ज के जाल में फंस चुका है तो इसका क्या अर्थ होगा, यदि उसे बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने के लिए उधार लेना पड़ता है। तो भारत के नए विस्फोटक के क्या नाम है, एक्सप्लोसिव, इसका नाम है सेवेक्स 2, मानक TNT से दोगुना घातक है। नेक्स्ट है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत को अपनी पहली कोयले की खेप भेजी है, तो वो कौन सा देश है, रशिया है। आरबीआई के द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मींस एडवांस सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये हो जाएगा 28%। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट नेक्सस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। आरबीआई और आसियान देशों से जुड़े खुदरा सीमा पार भुगतान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय पहल है ये। किस देश ने वनुआतू में नया राष्ट्रपति भवन बनाया है, तो वो चाइना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे राजेंद्र खन्ना। किस देश ने जिनेवा में अस्थायी प्रतिनिधि पर कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है, भारत।
2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। 110 इसका है कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट का विमोचन किसने किया है? के.टी. पटनायक। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। निर्माण 2024 के लिए नोडल निवेश क्षेत्र पारित किया है उत्तर प्रदेश। नमो ड्रोन दीदी योजना का क्या फोकस है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है हमारा नया कक्षीय स्टेशन बनाने की योजना को मंजूरी दी है, तो रशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसका टाइमिंग को बढ़ाया गया। कौन सा देश 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? तो वो हो जाएगा लाओस। एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो ये अस्थाना। कौन सा समुदाय भारत की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो ये हो जाएगा संथाल। सबसे बड़ा कौन है? गोंड फर्स्ट, सेकंड भील और थर्ड संथाल। राजस्थान के बाद किस भारतीय राज्य ने विशेष रूप से गीग श्रमिकों के लिए कानून पेश किया है? तो कर्नाटक। हाल ही में कौन सा देश एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो हो जाएगा बेलारूस। किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं विद्यमान है? तो इसमें देखिए कि यदि हम इसको छोड़ दें तो कहीं ना कहीं ये संसदीय प्रणाली के डायरेक्ट विशेषता को प्रस्तुत कर रहा है। किस अधिनियम ने भारत के केंद्रीय प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो वो हो जाएगा 1773 का विनियमन अधिनियम। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की संरचना क्या है? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को क्या अनुशंसा किया जाता है? किन क्षेत्रों से? तो देखिए सभी के सभी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल के होंगे? तो प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग संसद सदस्य कर सकते हैं जो आधिकारिक तौर पर निर्धारित है? तो ये शून्यकाल। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। इसमें कहा गया है कि जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करता है मंत्री के द्वारा किया जाता है किस उपकरण के माध्यम से? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राज्य के राज्यपाल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए बोला गया है चौथा नंबर जैसे कह रहा है कि इससे हटाने का आधार संविधान में दिया गया है। बिल्कुल इसका चर्चा नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए क्या पात्रता है? तो इसमें देखिए 35 वर्ष तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम की बात नहीं कही गई है। 1963 के राजभाषा अधिनियम के अनुसार इसमें आधिकारिक प्रयोजन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा, इसमें बोला गया था। देखिए सबसे पहले इसमें टाइम बताया गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग किस समय तक किया जाएगा, लेकिन बाद में जब दक्षिण भारतीय राज्यों ने विरोध किया कि हिंदी को भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाए, तो इसके लिए अंग्रेजी को भी साथ में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1950 में योजना आयोग को एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में बनाने का संकल्प लिया था? तो ये कैबिनेट स्तर पर ही इसकी फैसला किया गया था, कैबिनेट स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा फारसी। इस चारों में से देखिए फारसी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किसे प्रांतीय स्वायत्तता ढांचा पेश किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस संशोधन का संबंध इस बात से है कि सरकारी समितियां कैसे बनती हैं?
तो इसका हो जाएगा 2011 का 57वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, कैबिनेट समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, बट इसकी सदस्यता 3 से 14 तक होती है, ये नहीं होगा। कौन सी संवैधानिक अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को बताता है? तो आर्टिकल 268 से 293। उप मुख्यमंत्री को हम क्यों नियुक्त करते हैं जबकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? लोकल पॉलिटिक्स। राज्य विधानमंडल में किसी बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास। किस राज्य को पंचायतों से अनुसूचित जाति की सीट आरक्षण से संबंधित नियम से छूट प्राप्त है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। माना जाता है कि यहाँ एससी नगण्य है, उनकी संख्या नगण्य है, इसीलिए इसको ऐसा राइट दिया गया है। एक्स का न्यूनतम मान क्या है? ताकि 8x 5215 9 से विभाजित हो जाए। देखिए 9 से इसको विभाजन की बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये 3 के रूल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3, 6, 1 और 5 तीनों को इंसर्ट करके देखिए और सबको ऐड कीजिए। तो इसमें आप देखिए कि क्या वो 3 से ऐड हो रहा है? तो इसमें आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर 6 आप ऐड करते हैं, यहाँ पर 8 प्लस 6 प्लस 5 2 प्लस 1 प्लस 5 6 8 13 13 6 19 19 8 27। तो 27 क्या है? 3 से भी जा रहा है, 9 से भी, लेकिन बाकी तीनों को आप ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। इस दोनों को ऐड कीजिए और इसका 2 गुना, ठीक है, 44 है, कहीं ना कहीं ये अनुपात में है और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को ऐड करने पर 22 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1 इंटू 2 एक्स का वैल्यू 2 यदि यहाँ रख देंगे तो वो आ जाएगा डिजिट। सब में इसके वर्गमूल से आप 3 घटाना है। जैसे यहाँ पर 2 होगा तो 2 का वर्गमूल क्या होगा? 8। 8 में से 3 घटाइएगा तो 5। 2 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल 64। 64 में से 3 घटाइएगा तो 61। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 144, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है बट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली है, ये इजी बन सकता है। नेक्स्ट है 146, इसमें भी 11.08% इसका सही आंसर हो जाएगा। 147, इसमें बोला गया है कि स्पीड से रिलेटेड है ये, टाइम एंड स्पीड, और इसका भी राइट ऑप्शन 59। नेक्स्ट है हमारा इसमें इसका जो 148 है इसका राइट हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर से रिलेटेड है और इसका भी जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सरफेस वॉल्यूम की यदि ये बात कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 पाई h, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया टी एस ए क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। इस पर फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है 150। अब इससे लॉजिकली भी बना सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। इस तरह से 150 प्रश्न का जो है हमारा यही समाप्त होता है डिस्कशन। धन्यवाद।